हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। आज हम लोग ट्रस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ट्रस्ट असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट हम लोग कर रहे थे और उस ट्रस्ट के टॉपिक के अंदर मैंने आपको अब तक काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें तो करा दी। अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम कर चुके, बट स्टिल क्या क्या थ्योरी और पॉसिबल है उसके ऊपर और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। तो चैरिटेबल रिलीजियस क्या होता है ना, वो सब बातें पढ़ी थी हमने। और उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा जनरल पब्लिक यूटिलिटी, है ना। फिर हमने पढ़ा कि 11 के अंदर एग्जेम्पशन जो मिलती है वही 15% वाली, और फिर जो बच गए होते हैं वो भी 85% की आप एग्जेम्पशन ले लेते हो। एनोनिमस डोनेशन के बारे में पढ़ा था बच्चों, यस और नो, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग स्पेसिफिक जनरल बोलते हैं। बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट, है ना, उसको भी टैक्सेबल किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? बट एक लिमिट तक बिजनेस इनकम भी अलाउ होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। नाउ एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट भी पढ़ ली थी, 11.5 वाली, मुझे याद आ रही है। हमने ये 11.5 वाली मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पढ़ ली थी, है ना। आज हम बढ़ेंगे अब आगे। नाउ दोस्तों, अब हम ना कुछ प्रोसीजरल बातें पढ़ेंगे। एप्लीकेशन टू एओ फॉर अप्लाइंग द इनकम फॉर द पर्पस अदर देन पर्पस फॉर विच इट वाज एक्यूमुलेटेड। दोस्तों, अगर मान लो मैं इनकम कमाता हूं और कमाने के बाद मैं चैरिटेबल ट्रस्ट हूं, तो मैंने जो भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे रिसीव हुआ था, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि मैं किसी पर्पस के लिए उसको यूज करूं, जो भी मेरा पर्पस था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चैरिटेबल एक्टिविटीज वाला ट्रस्ट हूं, मतलब मैं कैंसर पेशेंट्स की मदद करता हूं, तो ऑब्वियसली मैंने जो कंट्रीब्यूशन रिसीव किया वो कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। एप्लीकेशन टू द एओ फॉर अप्लाइंग द इनकम फॉर द पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ इट वाज एक्यूमुलेटेड। मान लो मैं कोई पैसा जो एक्यूमुलेट कर रहा हूं, उसका पर्पस था तो यही चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, बट हो सकता है कि मैं उसको किसी और पर्पस, किसी और इंसिडेंटल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। तो ऐसे केस में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें यही लिखा है, इन द केस वेयर ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द ट्रस्ट, accumulated income cannot be applied for the purpose for which it was accumulated or set apart. The trust can apply to the AO to apply such income for other charitable or religious purpose. मतलब कोई और charitable or religious purpose in India in conformity with the object of trust. जो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पर the AO may on the receipt of application allow the use of such accumulated income for the purpose as specified in the application. मतलब इसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पर्पस भी चैरिटेबल या रिलीजियस ही होगा, बट वो एओ अलाउ करेगा या नहीं करेगा वो उस बात पे डिपेंड करता है। ये बात लिखी है सेक्शन 11(3)(a) में। आगे आ जाओ। विड्रॉल ऑफ द बेनिफिट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। दोस्तों, इनकम एक्यूमुलेट करी, किसी पर्पस के लिए करी होगी। अगर मैंने इनकम जो जिस पर्पस की एक्यूमुलेट करी थी, when income so set aside is applied for the purpose other than the specified purpose, मतलब उस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं किया, तो दोस्तों जिस ईयर में मैंने ऐसा काम किया उस ईयर में वो मुझे क्या हो जाएगी? इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। हालांकि अगर मैं ये शो कर देता हूं कि मैं अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है, या मैं स्पेसिफाइड पर्पस के लिए उसको यूज करूंगा, तो ऐसे केस में मुझे एग्जेम्पशन मिल जाती है। पर यहां पर क्या बोला? सच इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो अप्लाइड। मतलब जहां पे भी उसको, जिस ईयर में उसको यूज कर लिया गलत जगह पर, मतलब अदर देन दैट पर्पस, जो पर्पस चाहिए था। नंबर 2, व्हेन इनकम सो सेट असाइड सीजेस टू बी एक्यूमुलेटेड। अगर आप इनकम को एक्यूमुलेट करना बंद कर दो, मतलब आपने एक साल एक्यूमुलेशन किया, अगले साल आपने उसको खर्च कर दिया सारे के सारे पैसे को, और आपने एक्यूमुलेट नहीं किया। एक्यूमुलेट मतलब नेक्स्ट ईयर भी एक्यूमुलेट करना होता है। कह रहा है सच इनकम देन शिल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट सीजेस टू बी एक्यूमुलेटेड। जिस ईयर में आपने ये मिस्टेक करी उस ईयर की ये इनकम मान ली जाएगी। When income so set aside ceases to remain invested, मतलब आप देखो, आपको पता है कि एग्जेम्पशन अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो आपको पता है कि आपको 11(5) मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा पैसा। और अगर आपने वो पैसा 11(5) के अंदर नहीं डाला, अगर आपने 11(5) के अंदर बीच में डालते डालते बंद कर दिया, तो ऐसे केस में, या इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? उस ईयर में, जिस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट बेची, वो इनकम बन जाएगी और वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Such income shall be deemed to be the taxable income of the previous year in which it is so ceases to be so invested. समझे कि नहीं समझे? आगे, when such income is not utilized for the purpose for which it is so accumulated or set apart, मतलब अगर मैंने उस पैसे को यूज नहीं किया
टिल दैट टाइम, जब तक मुझे एक्यूमुलेशन का टाइम दिया जाता है, पता है आपको 5 साल तक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। कितने साल तक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं ये हमने पढ़ा था, ये देखो कितने साल तक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, 5 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स है। मतलब ऑब्वियसली हम एक्यूमुलेशन कम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना है, 5 इयर्स। Such person furnishes a statement in the prescribed form and in prescribed manner to the AO stating the purpose for which the income is being accumulated. आपको accumulation बतानी पड़ती है कि किस पर्पस के लिए आप उसको यूज करने वाले हो, and the period for which income is so accumulated or set apart which shall be no case exceeds 5 years. 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। yes और no, हम यही बात पढ़ रहे थे कि अगर मान लो आपने उस पर्पस के लिए उस पैसे को यूज करना था और 5 साल आपके अभी बचे हुए हैं, 5 साल इज नॉट एक्सपायर्ड येट, तो जिस ईयर में 5 साल एक्सपायर हो जाएंगे, जिस ईयर में, मतलब 5 साल मतलब मैक्सिमम टाइम है, अगर वो 2 साल में पैसे यूज करने थे जो आपने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में 2 साल के बाद जैसे वो एक्सपायर होगा पीरियड, उसके बाद आपके लिए वो इनकम बन जाएगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप तब तक एग्जेम्पशन ले रहे थे, बिकॉज आप ये कह रहे थे कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करने वाले हो, एप्लीकेशन करने वाले हो। When income so set aside is credited or paid to any registered trust or institution, अगर कोई इनकम को आपने पैसे को रजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए रख लिया, या फंड के लिए रख लिया, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, आपने उसको पैसे को इस्तेमाल कुछ इस प्रकार कर दिया, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है ये उस ईयर में इनकम हो जाएगी, सच इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो क्रेडिटेड और पेड। जिस ईयर में क्रेडिट हुआ उस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? सो व्हेन इनकम सो सेट असाइड, जो मैंने इनकम साइड रखी थी, दैट हैज बीन पेड टू एनी रजिस्टर्ड ट्रस्ट, किसी और ट्रस्ट को दे दिया या किसी और फंड को दे दिया, किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया, तो ऐसे केस में आपने गलत तो देखो कर दिया, तो गवर्नमेंट कहता है सच इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो क्रेडिटेड। डन। एक छोटा सा पॉइंट है, कहता है इन केस द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विच हैज एक्युमुलेटेड इट्स इनकम इज डिसॉल्व्ड, अगर वो ट्रस्ट बंद हो जाए, देन एओ मे अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ सच इनकम। डिसॉल्व होने पर, ट्रस्ट पुराना वाला डिसॉल्व हो रहा है, अब डिसॉल्व होने पर एओ अलाउ कर सकता है उस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्या, एज अ पेमेंट टू अनदर ट्रस्ट, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आप ऑब्वियसली ट्रस्ट, किसी और ट्रस्ट को अपना पैसा दे सकते हो, और जो आपने पैसा उसको दिया है ना, वो एप्लीकेशन मान ली जाएगी, मतलब आप बच जाओगे, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Now next is capital gain. दोस्तों टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, हम बात कर रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की या रिलीजियस ट्रस्ट की। तो कैपिटल गेन अराइजेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए थी और अब आप उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और बेचने पर क्या कमा रहे हो, कैपिटल गेन। दोस्तों वो कैपिटल गेन की क्या ट्रीटमेंट होगी? तो कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इफ द कंसिडरेशन और अ पार्ट देयरऑफ is applied in acquisition of new property। लो जी, सेक्शन नंबर 54, अगर मैं कैपिटल गेन कमाता हूं प्रॉपर्टी बेचकर, तो मैं नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, तो यही यहां पर कह रहा है, वो कह रहा है प्रॉपर्टी बेचकर आपने कैपिटल गेन कमाया, उस पर टैक्स तो देना बनता है, बट आप एग्जेम्पशन ले सकते हो अगर आप वो पैसे को कहां अप्लाई कर दो, एक नई प्रॉपर्टी में। हाँ जी बच्चों, तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से मुझे वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में, हाँ, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मैंने आपके साथ डिस्कस इतना कर लिया था कि जो ये एग्जेम्पशन है उसको विड्रॉ कैसे किया जाए, मतलब विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेशन में क्या होता है, क्या एक्यूमुलेशन अगर विड्रॉ होता है तो क्या होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कैपिटल गेन की टैक्स ट्रीटमेंट। दोस्तों कैपिटल गेन की टैक्स ट्रीटमेंट इसमें देखने के बजाय मैं आपको अपने नोट्स में दिखा देता हूं। ये नोट्स आपको मेरे पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से नोट कर लेना। कह रहा है कैपिटल गेन ट्रीटमेंट क्या है, सुनना ध्यान से दोस्तों। अगर मैं एक प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता हूं जो कि ट्रस्ट के अंदर आती है, और उस प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया, बेच दिया, और उस पर मैंने कुछ कैपिटल गेन कमाया, तो गवर्नमेंट कहता है कैपिटल गेन इज डीम्ड टू बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। मान लेंगे कि जो आपने कैपिटल गेन कमाया है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए कमाया है। व्हेन वेयर एनी कैपिटल एसेट, जहां पर कोई भी कैपिटल एसेट is transferred by a trust and net consideration is utilized for acquisition of another capital asset। मतलब अगर मैंने मान लो कैपिटल एसेट बेच दिया, तो उसका जो कंसिडरेशन मुझे रिसीव हो रहा है, वो कंसिडरेशन को मैं अगर किसी और कैपिटल एसेट में यूज कर रहा हूं, देन द फॉलोइंग कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, कब कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट? अगर सारा कंसिडरेशन मैंने यूज कर लिया किसके लिए, नए कैपिटल एसेट में, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा कैपिटल गेन। अच्छा, अगर मैंने पार्टली यूटिलाइज किया, तो ऐसे केस में कितना एग्जेम्पशन मिलेगी,
कितना एग्जेम्पशन मिलेगी? जो नया एसेट का कॉस्ट है माइनस ओल्ड एसेट का कॉस्ट। क्या बोला मैंने? नए एसेट का कॉस्ट, जो नया एसेट का कॉस्ट है, मान लो मैंने कितने का खरीदा है 20 लाख, माइनस ओल्ड एसेट का कॉस्ट, अगर मैंने वो 15 लाख का खरीदा था तो वो माइनस होके बाकी 5 लाख रुपए इसमें से क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगर मैंने पैसे को पार्टली यूटिलाइज किया तो जितने का मैंने नया एसेट खरीदा उसमें से ओल्ड एसेट की कॉस्ट हटा दो, जो बच गया है ना, जो बच गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो ये बात है जब कंसिडरेशन को पार्टली यूटिलाइज करते हैं, और अगर कंसिडरेशन को फुली यूटिलाइज करते हैं तो पूरा कैपिटल गेन फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, बच्चों इसको भी आप यहां से पढ़ सकते हो, मैंने एक बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पता है कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 12AB में। सेक्शन 12AB में अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो आपको क्या करना है? अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। बच्चों रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म लेना है। फॉर्म नंबर कौन सा है? 10A। फॉर्म नंबर कौन सा है? 10A। 1 मंथ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट। अगर मान लो मैं अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मुझे उसको स्टार्ट करने से पहले, मतलब अगर मैं मान लो 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 25-26 से एक मंथ पहले, यानी स्टार्ट होने से एक मंथ पहले, मतलब 1 मार्च, है ना, 1 मार्च प्रायर, इससे भी पहले, मतलब 1 मार्च से पहले मुझे एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने होगा। और फॉर्म नंबर कौन सा है? 10A। फॉर्म नंबर कौन सा है? 10A। तो 10A फॉर्म है जिसके थ्रू मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं अगर मैं नया ट्रस्ट हूं तो। समझ में आया? जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, और या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो भी कमिश्नर है, विल पास एन ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। तो आपने एप्लीकेशन जब दे दिया, कब दिया होगा बताओ? 25-26 अगर स्टार्ट हो रहा है, मान लो 1 अप्रैल 25 से, तो इससे 1 मंथ प्रायर, मतलब मार्च मंथ तो पूरा छोड़ दो, उससे पहले। इज दैट क्लियर? तो सीआईटी या पीसीआईटी विल पास एन ऑर्डर विद इन 1 मंथ। सीआईटी या पीसीआईटी विल पास एन ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव। जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुई उस मंथ के एंड से, है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ दैट मंथ, उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा। क्या यह बात क्लियर है? विद इन 1 मंथ, ठीक है। शेल ग्रांट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, बच्चों जब वो ऑर्डर पास करेगा कि भाई सब कुछ ठीक है, सारी डिटेल्स ठीक है, तो हम इसको ट्रस्ट को पास कर देते हैं, तो ऐसे केस में वो एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा 3 साल के लिए। क्या रजिस्ट्रेशन दे देगा? प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल आपको 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे देगा। इज दैट क्लियर? नाउ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का केस जो है, ये देखो, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रोविजनली रजिस्टर्ड। तो अगर आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड में हो एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होने वाली होगी? खत्म, है ना, उस खत्म होने के 6 महीने पहले, ये देखो लिखा एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर, एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और विद इन 6 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर। तो मैंने बोला एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और विद इन 6 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज विच एवर इज अर्लियर। कह रहा है इन दोनों से पहले जो भी होगा उससे पहले आपको क्या करना है? प्रोविजनली आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है ना। देखो आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड हो, आप फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो क्योंकि आपका 3 साल बाद तो रजिस्ट्रेशन खत्म ही हो जाएगी, है कि नहीं? तो 3 साल से पहले 6 महीने, जब आप 2.5 साल के आसपास पहुंच जाओगे, जब आपके 2.5 साल के आसपास पहुंचने वाले होंगे, तो उस वक्त आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म नंबर कौन सा होगा? यहां पे फॉर्म नंबर होगा 10AB। देखो इसमें फॉर्म नंबर होगा 10AB, ये रहा फॉर्म नंबर है 10AB। ये देखो क्या लिखा है? वेयर ट्रस्ट हैज बीन प्रोविजनली रजिस्टर्ड अप्लाई इन फॉर्म 10AB एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और 6 मंथ्स ऑफ द कमेंस विद इन 6 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज विच एवर इज अर्लियर। बाकी का प्रोसेस सेम है, मतलब उसके बाद अगर पीओ जो ऑफिसर है, जो कमिश्नर है, वो सेटिस्फाइड होगा
तो वो ऑर्डर पास कर देगा, है ना, कि भाई ठीक है हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो कैंसलेशन रिजेक्ट कर देगा, है कि नहीं। तो यहां तक तो ठीक है, ओके, प्रोसीजर समझ में आया। अच्छा, एक और केस बनता है दोस्तों जहां पे वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड ऑलरेडी अंडर सेक्शन 12AB, मतलब पहले से ही सेक्शन में रजिस्टर्ड है, एंड द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ड्यू टू एक्सपायर, और उसके पीरियड जो है रजिस्ट्रेशन का वो एक्सपायर होने वाला है। वेयर द रजिस्ट्रेशन बिकम्स इनऑपरेटिव ड्यू टू 11(7). ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। मैंने पहला पॉइंट बना दिया, वेयर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB एंड द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ड्यू टू एक्सपायर, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में बात की थी। अप्लाई इन फॉर्म 10AB 6 months prior to the expiry. On receipt of application, PCIT या CIT यानी कमिश्नर shall call for documents। भाई वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स अगर मंगवाएगा अगर उसको लगा तो, और अगर सब कुछ सही लगा, if he is satisfied, तो ऑर्डर पास कर देगा within 6 months from the end of the quarter in which application was received। जिस क्वार्टर में आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ना, उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको ऑर्डर पास करके दे देगा, ठीक है, आपका ट्रस्ट को क्लियर कर देगा, आपका रजिस्टर्ड। इफ नॉट सेटिस्फाइड, अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं है, पास एन ऑर्डर इन राइटिंग रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन एंड कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑर्डर पास किया जाएगा इन राइटिंग रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन एंड कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब ऑब्वियसली आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद आपको जवाब देना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बताओ, इज दैट क्लियर? तो आप ट्रस्ट हो, अंडर सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड हो, आपका टाइम टू एक्सपायर आ गया है, तो 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना है। फॉर्म नंबर है 10AB, उसमें अप्लाई करना है, और उस एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद पीओ को क्या, मतलब कमिश्नर को क्या करना है, कमिश्नर उसको ऑर्डर पास कर देगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी कॉल कर सकता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो, और अगर सब कुछ सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्डर पास कर देगा विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। नाउ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस क्वार्टर के एंड से, जिस क्वार्टर में एंड हुआ, क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अगेन उसी टाइम के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा इन राइटिंग रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन एंड कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरा केस है वेयर रजिस्ट्रेशन बिकम्स इनऑपरेटिव ड्यू टू 11(7). नाउ ड्यू टू 11(7), ये इनऑपरेटिव ड्यू टू 11(7) पता है क्या होता है दोस्तों? आप ना या तो सेक्शन नंबर 10 में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो या फिर 11-12 में ले सकते हो, सेक्शन 11 एंड 12। तो गवर्नमेंट कहता है कि कई ट्रस्ट ऐसे होते हैं जिनको 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 23C 4 5 6 6A के अंदर एग्जेम्पशन दे दी जाती है। अगर आप इस वाले ट्रस्ट के अंदर कवर हो गए, इस कैटेगरी के अंदर कवर हो गए, कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है, अगर आप इस कैटेगरी में कवर हो गए तो भाई साहब आप 11-12 की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, जो हम बात कर रहे हैं। यानी जिस ईयर में गवर्नमेंट ने आपको इस ट्रस्ट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि कैटेगरी है यहां पर, तो उस कैटेगरी के अंदर अगर क्वालिफाई कर दिया तो दोस्तों आप सेक्शन 10 के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे, बट 11-12 से आपको हाथ धोना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 छोड़नी है, या फिर आप सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो, तो आपको 11-12 मिलेगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेयर रजिस्ट्रेशन बिकम्स इनऑपरेटिव ड्यू टू 11(7). आपकी रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो गई क्योंकि आपने सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन ले ली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको दोबारा, अगर आप चाहते हो कि नहीं 11 और 12 के अंदर ही बेनिफिट मिले जो हम बेनिफिट पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको अप्लाई करना है अगेन फॉर्म 10AB में 6 months प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट। मतलब जिस ईयर के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो उससे 6 महीने पहले आपको यह काम करना है। समझ में आया कि नहीं? और ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन कमिश्नर जो है शेल कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन फॉर ट्रस्ट, वही सेम बात, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो ऑर्डर पास कर देगा 6 महीने के अंदर, अगर नहीं है तो ऑर्डर पास कर देगा रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो समझ में आया? अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड 12AB में एंड द पीरियड ऑफ सेट रजिस्ट्रेशन इज ड्यू टू एक्सपायर, देन एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, उसको अप्लाई करना होगा। वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रोविजनली रजिस्टर्ड, अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो अगेन अब जब वो एक्सपायरी के पास आ गया होगा तो 6 महीने पहले एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज व्हिच एवर इज अर्लियर, तो उसको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। फॉर्म नंबर कौन सा है? 10AB, मैंने बताया था। वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इज
इनऑपरेटिव, इसमें भी एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द कमेंसमेंट, याद रहे। वेयर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अडॉप्टेड अंडरटेकिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिव में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, जो ऑब्जेक्टिव आपके which do not conform to the condition of registration, मतलब कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को वो क्या कहते हैं, मैच नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेट अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी जरूरी है, कि इन्फॉर्म करना जरूरी है। इज दैट क्लियर? नाउ इन एनी अदर केस में आपके पास सिर्फ एक ही केस होता है, जब कोई और केस बच जाए तो इसमें यह होगा कि 1 महीना पहले, एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में आप रजिस्ट्रेशन चाहते हो उस प्रीवियस ईयर से 1 महीना पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा अंडर फॉर्म नंबर 10AB। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर शेल, ठीक है, ये 1 से लेके 4 तक के पॉइंट्स के अंदर है। कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और मेक सच इंक्वायरीज एज ही थिंक्स नेसेसरी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई। ये तो मैंने बात करी ली कि भाई इंफॉर्मेशन के लिए वो आपको कॉल कर सकता है आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एंड जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटी। जब उसको क्लैरिफाई हो जाए कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसे केस में वो ऑर्डर पास कर देगा विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव इन राइटिंग रजिस्टरिंग द ट्रस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो आपको रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिल जाएगी। कितने टाइम के लिए? 5 साल। इफ इज नॉट सेटिस्फाइड तो ऑर्डर पास करेगा विद रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन एंड ऑल्सो कैंसलिंग इट्स रजिस्ट्रेशन आफ्टर अफोर्डिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। केसेस कवर्ड इन सीरियल नंबर 5, यानी केसेस कवर्ड इन सीरियल नंबर 5 में कौन आएगा? अगर हम लोग देखें तो ये आएगा 5th पॉइंट, ये इन एनी अदर केस वाला अगर केस है, ठीक है, एनी अदर केस वाला केस है, तो ऐसे केस में लिख रहा है पास एन ऑर्डर विद इन 1 month। ये तो हमने पढ़ लिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव, है ना? मतलब 1 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव, 1 महीने के अंदर जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो ऑर्डर पास कर देगा। इज दैट क्लियर? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन राइटिंग प्रोविजनली रजिस्टरिंग द ट्रस्ट, मतलब आपको 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे सकता है। ये तो वही केस है ना, 5th केस तो वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मतलब ट्रस्ट पहली बार रजिस्टर्ड होने जा रहा है, ये वो वाला पॉइंट है। जब ट्रस्ट क्या होने जा रहा है? पहली बार रजिस्टर्ड होना जा रहा है, तो हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये बात हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। डन एवरीवन। नेक्स्ट इज कैंसलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। कह रहे कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। वेयर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड एंड सब्सिक्वेंटली ये कमिश्नर जो है हैज नोटिस्ड अकरेंस ऑफ 1 or more स्पेसिफाइड वायलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर उसको कुछ वायलेशन नजर आती है तो वो उसको क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। सर क्या वो वायलेशंस हैं जिसको कंसिडर किया जाएगा? कह रहा है वेयर एनी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली और इन पार्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस हैज बीन अप्लाइड अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। ऑब्वियसली अगर आप उसको ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज नहीं कर रहे हो तो हम आपको रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल कर देंगे। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी विच इज नॉट इंसिडेंटल। भाई आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो इंसिडेंटल नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव से इंसिडेंटल नहीं है। मैंने आपको बताया ना, अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे तो ऐसे केस में आपकी रजिस्ट्रेशन क्या हो सकती है? कैंसिल। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट फॉर अ प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। आपको कभी भी आप किसी एक कम्युनिटी या एक प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पब्लिक के लिए इस्तेमाल करोगे तो ही हम आपको एग्जेम्पशन दे पाएंगे, वरना रजिस्ट्रेशन ही क्या हो जाएगी? कैंसिल। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश फॉर चैरिटेबल पर्पस क्रिएटेड और एस्टैब्लिश आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट has applied any part of its income for the benefit of particular religious community or caste। अगर किसी particularly religious community या caste के लिए काम किया जा रहा है तो हम आपको registration आपकी cancel कर देंगे। Is that clear? Any activity being carried on out by trust or institution is not genuine। अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि genuine नहीं है, is not being carried out in accordance with all any of the conditions subject to which it was registered, कह रहा है हम उस केस में भी आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। Is that clear everyone? The trust or institution has not complied with the requirements of law। जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स थी वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने कंप्लाई नहीं की और इस वजह से भी आपकी रजिस्ट्रेशन क्या हो सकती है? कैंसिल। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल इज नॉट कंप्लीट और इट कंटेन्स फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है या फिर उसका अप्रूवल इज नॉट कंप्लीट
और इट कंटेन्स फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर उसके अंदर फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आपकी रजिस्ट्रेशन क्या हो सकती है, कैंसिल। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब बहुत सारे रीजंस है यार आपको, और इतना भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान बातें है कि नहीं। तो मतलब जेन्युइननेस नहीं है, अगर आप इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देते हो, अगर रिलीजियस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव से मीट आउट नहीं हो रहा है जो आप कर रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, कास्ट के लिए कर रहे हो, तो आपकी रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऐसे केस में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर हैज रिसीव्ड अ रेफरेंस फ्रॉम एओ, ये सब चीजें एओ ऑब्जर्व करता है, और एओ को अगर पता चलता है तो ये एओ अपना रेफरेंस किसको देता है, कमिश्नर को। एंड सच केस हैज बीन सिलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एनी प्रीवियस ईयर। द प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर शेल, फिर उसके बाद क्या करेगा भाई, एओ ने कान भर दिए किसके, कमिश्नर के। कमिश्नर के कान भरने के बाद कमिश्नर क्या करेगा, उसको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाएगा, उसको फोन करेगा, भाई आ जाओ एक बारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दो। अगर उनको डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मांगने के बाद वो दिखा फ्रॉम ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, और मेक सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द अकरेंस और अदरवाइज ऑफ द स्पेसिफाइड वायलेशन, तो वो उसके बाद वो ऑर्डर पास कर सकता है। पास एन ऑर्डर इन राइटिंग either cancelling the registration of trust after affording reasonable opportunity of being heard, or if he is satisfied then one or more such violations have been taken place। मतलब ये तो वो हो गया ना कि ऑर्डर आपने वायलेशन करी है, अगर वायलेशन करी है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन आपकी क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, राइटिंग में लिख कर दे देगा। इज दैट क्लियर? बट अगर ये भी हो सकता है, पास एन ऑर्डर इन राइटिंग रिफ्यूजिंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट, तो सेटिस्फाई तो करना पड़ता है, हाँ या ना। सेटिस्फाई अगर आपने उनको कर दिया तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल नहीं होगी। फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ एन ऑर्डर टू एओ, फिर बाद में कमिश्नर असिस्टेंट जो कमिश्नर है वो क्या करेगा, उसका ऑर्डर पास कर देगा, एओ को दे देगा कि भाई हमने ये ऑर्डर पास कर दिया है। ये ऑर्डर कितने टाइम में देना होता है, टाइम लिमिट है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय कमिश्नर। ऑर्डर शैल बी पास्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। अब ये ना याद करने पड़ेंगे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय द कमिश्नर, है ना। जब पहली बार नोटिस आया था किसको, उस पर्सन को, असेसी को, है ना, ट्रस्ट को, जो नोटिस आया था उस नोटिस वाले पीरियड में क्वार्टर का एंड, उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने, क्वार्टर के एंड से 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आपको यह ऑर्डर पास करना होगा। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? तो आप लोग लिख लो एक जगह पर, बेटर रहेगा। 4 फीचर ऑफ एग्जेम्पशन दोस्तों, सेक्शन नंबर है 13। नथिंग कंटेन्ड इन दिस 11, 12 शैल ऑपरेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे अगर आप अपने प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए इसको इनकम का इस्तेमाल करते हो, तो हम आपको नहीं देंगे। इनकम फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज नॉट अंडर 11(5). 11(5) वाले इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमने जो बताया था उन सेक्शंस में आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो हम आपकी एग्जेम्पशन फॉरफीट कर देंगे। नेक्स्ट, इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन। अगर आपने किसी इंटरेस्टेड पर्सन के बेनिफिट्स के लिए इनकम को अप्लाई कर दिया है, इन केस ऑफ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस, एनी इनकम thereof in such trust or institution has been created or established after commencement of this act and under the terms of the trust, any part of such income ensures directly or indirectly from the benefit of trust, from the benefit of interested person. If any part of such income or property of the trust or institution used or applied directly or indirectly for the benefit of any interested person, किसी interested person के लिए अगर आपने इस पैसे को इस्तेमाल किया है तो ऐसे केस में हम आपकी ये जो एग्जेम्पशन है वो फॉरफीचर कर देंगे। फॉरफीचर का मतलब है एग्जेम्पशन वापस, तो मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? The above provision shall not apply to a trust institution created established before commencement of this act to any use or application whether directly or indirectly of any part of such income or any property of trust or institution for the benefit of any interested person if such use or application is by way of compliance with a mandatory term of trust or mandatory rule governing the इंस्टीट्यूशन। कह रहा है ये जो प्रोविजंस है ना, ये जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड एस्टैब्लिश्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर एक्ट के कमेंसमेंट से पहले ये रजिस्टर्ड हो गया था ट्रस्ट, टू एनी यूज और एप्लीकेशन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी पार्ट ऑफ सच इनकम और एनी प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी इंटरेस्टेड पर्सन
if such use or application is by way of compliance with a mandatory term of the trust or a mandatory rule governing the institution। कह रहे प्रोविजंस उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब जो पर्सन, जो ट्रस्ट 1961 एक्ट से भी पहले बन गए थे और वो किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम उसको एप्लीकेशन मानेंगे, हम उसका बेनिफिट दे देंगे। कंडीशंस का उसकी ट्रस्ट के एग्रीमेंट्स में लिखी होनी चाहिए, और अगर ऐसा किया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, कह रहा है ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये जो ऊपर वाले प्रोविजन है ना, ये वाला कि भैया ट्रस्ट अगर आप किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, है ना, एनी पार्ट ऑफ सच इनकम इंश्योर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, ये इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट, दैट इन दैट केस ये इनकम आपको टैक्सेबल होगी। सच पार्ट ऑफ इनकम इज नॉट एग्जेम्प्टेड, इसका मतलब है टैक्सेबल होगी। समझ में आया कि नहीं? बट अगर एक्ट बनने से पहले ट्रस्ट खुला था तो ऐसे केस में इंटरेस्टेड पर्सन जो जिसके बेनिफिट्स के लिए आपने इस इंटरेस्टेड पर्सन के बेनिफिट्स के लिए अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बट इसके अंदर कुछ शर्तें और भी हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है, इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन। ये इंटरेस्टेड पर्सन है कौन? इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं ऑथर। कौन होते हैं? ऑथर। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो उस ट्रस्ट को फाउंड करता है उसको हम ऑथर कहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी, जो एनी पर्सन हुज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन द इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट एक्सीड्स 50,000। अगर कोई पर्सन 50,000 से ज्यादा का डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो ऐसे केस में हम उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी। कितना है? साल भर में 50,000 से ज्यादा। ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन होते हैं? एनी ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट और मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कोई ट्रस्ट के ट्रस्टी या मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज ट्रस्टी, उसको ट्रस्टी बोलते हैं। मतलब उसको मैनेजर को हम लोग ट्रस्टी बोलते हैं। रिलेटिव ऑफ ऑथर, कॉन्ट्रीब्यूटरी, ट्रस्टी। रिलेटिव ऑफ ऑथर, कॉन्ट्रीब्यूटरी या ट्रस्टी, एनी रिलेटिव ऑफ द ऑथर, फाउंडर, पर्सन, मेंबर, ट्रस्टी और मैनेजर एफोरसेड आर द इंटरेस्टेड पर्संस। इनके लिए पैसों का इस्तेमाल की बात हो रही थी। समझ में आया? एक्ट के बाद खुलने के, एक्ट खुलने के बाद इन सबको बोला जा रहा था। अदर्स, एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द अबव रेफर्ड पर्सन हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। कह रहा है यहां पर इस पॉइंट के अंदर क्या बोल दिए? रिलेटिव ऑफ ऑथर वगैरह हो गए, फिर इसमें अदर बोल दिए, यानी वो भी पर्सन यहां पर आते हैं इंटरेस्टेड पर्सन की कैटेगरी में, जो कि जिस कंपनी के अंदर या जिस फर्म के अंदर आपकी, यानी इस ऊपर पर्सन जितने भी पर्सन हैं, ये कौन कौन से हैं? ये इनका क्या है? स्टेक है, शेयर्स खरीदे हुए हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? जब आपका कंपनी में 20% और मोर राइट्स हो। कितने? 20% और मोर राइट्स हो, 20% या ज्यादा, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टी। तो जिस कंपनी ने 20% राइट्स जिस पर्सन के मतलब उस पर्सन जो भी एक ऑथर है, मान लो उस ऑथर ने किसी कंपनी में 20% खरीदे हैं शेयर्स, तो ऐसे केस में हम ये मानेंगे कि वो कंपनी भी क्या है? इंटरेस्टेड पार्टी है। इंटरेस्टेड पार्टी है वो कंपनी भी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इंटरेस्टेड पर्सन है। नाउ इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन। Income or property of trust or any part of such income or property shall be deemed to have been used or applied for the benefit of person if any part of the income or property of trust or institution is lent to any interested person for any period during the previous year without either adequate security or adequate interest or both. If any part of income or property of trust or institution is lent to any interested person for any period during the previous year विदाउट इधर एडिक्वेट सिक्योरिटी और एडिक्वेट, हम कैसे मानेंगे कि हमने उसके बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर दिया? कह रहे हैं बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? कि हो सकता है कि आपने अपने ट्रस्ट के पैसे को, है ना, पार्ट ऑफ द इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट आपने क्या कर दिया? किराए पर दे दिया। किसको किराए पर दे दिया? इंटरेस्टेड पर्सन को। या फिर हमने उसको लैंड कर दिया पैसा। मेरे पास पैसा आया था, ट्रस्ट के बाद डोनेशन आई थी, वो पैसा लैंडिंग में दे दिया फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट इधर एडिक्वेट सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी नहीं ली, ऐसे कैसे हो सकता है? आप नॉर्मली सबसे लेते हो, इनसे भी लो ना। या फिर आप एडिक्वेट इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो, जो कि आप सबसे लेते हो, तो इनसे भी लो। इफ एनी लैंड, बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ एनी इंटरेस्टेड पर्सन। भाई आप अपने लैंड, बिल्डिंग जो ट्रस्ट के नाम पे थी, वो आप उस इंटरेस्टेड पार्टी के लिए यूज कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आप उनके लिए पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप उनके लिए पैसे इस्तेमाल कर रहे हो तो दोस्तों याद रहे, ये इनकम टैक्सेबल होती है। If any amount is paid by way of salary, allowance, otherwise during the previous year to any interested person and the amounts are paid is in excess of,
रीजनेबल अमाउंट, तो भाई जो रीजनेबल होना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू, उससे ज्यादा पैसा दोगे तो ये पैसा क्या हो जाएगा, ये पैसा माना जाएगा कि आपने किसके लिए यूज कर लिया, इंटरेस्टेड पार्टी के लिए यूज कर लिया। इफ द सर्विसेज ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन आर मेड अवेलेबल टू एनी इंटरेस्टेड पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट एडिक्वेट रेम्यूनरेशन और अदर कॉम्पेंसेशन, अगर ट्रस्ट की सर्विसेज, इफ सर्विसेज ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन आर मेड अवेलेबल टू एनी इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब ट्रस्ट की कोई सर्विस है, ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो आपने किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो हमने इंटरेस्टेड पर्सन अभी पढ़े ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और विदाउट एडिक्वेट रेम्यूनरेशन, मतलब उनसे कुछ पैसे चार्ज किए बगैर उनको सर्विसेज दे दी, उनसे एडिक्वेट चार्ज करे बगैर, तो भाई साहब ये गलत बात है। ऐसे केस में हम मान रहे हैं कि आपने अपने ट्रस्ट का यूटिलाइजेशन किसकी तरफ किया, उन इंटरेस्टेड पार्टीज की तरफ। इफ एनी शेयर और सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टीज परचेज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट or institution from any interested person during the previous year for a consideration which is more than adequate, कह रहा अगर कोई शेयर, कोई हिस्सेदारी, कोई सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी इस परचेज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के बिहाफ पर आपने परचेज कर लिया, अच्छा, और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंटरेस्टेड पर्सन, फ्रॉम एनी इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जो ट्रस्ट है वो तो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अब प्रॉपर्टी खरीद रहा है पता है किससे, यही स्पेसिफाइड पर्सन से, इंटरेस्टेड पर्सन से, इनसे प्रॉपर्टी खरीद ली और भाई साहब जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए, भाई जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए, अपने ही बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने डील डन करी कि भाई 1 करोड़ की लैंड है, 1.5 करोड़ में दे देंगे इनको। अब 1.5 करोड़ में खरीदेंगे अगर मान लो, तो 1.5 करोड़ में खरीदेंगे मान लो, तो चैरिटेबल ट्रस्ट का तो पैसा कम हो गया, बट सामने वाली पार्टी के लिए तो ये फायदा हो गया ना कि उसको 1.5 करोड़ मिल गया, जबकि बैठे बैठे लैंड है कितने की, 1 करोड़ में मिलना चाहिए थे। अब वो जो ज्यादा पैसे मिल गए हैं उसके लिए तो वो सही हो गया, है ना। गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज गलत है, आप अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्टेड पर्सन के फायदे के लिए ट्रस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कंपनी लॉ में भी बताया जाता है आपको, कंपनीज एक्ट के अंदर भी। इफ एनी शेयर, सिक्योरिटी और एनी प्रॉपर्टी सोल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट, ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन, उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे थी, वो मैंने रिलेटिव, ये जो इंटरेस्टेड पर्सन है, इनको मैंने बेच दिए, सस्ते रेट पर बेच दिया। भाई ये बेचने वाले तो हम ही है ना, ट्रस्ट थोड़ी ना खुद डिसीजन लेता है, ट्रस्ट के अंदर के जो बंदे हैं वो डिसीजन लेते हैं, और वही बंदे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। तो उन्होंने लैंड खरीद ली किससे, ट्रस्ट से, सस्ते रेट पर, तो भाई साहब ये भी गलत है ना। ये भी आप कह सकते हो कि आपने इनकम अप्लाई कर दिया फॉर इंटरेस्टेड पर्सन, और ऐसे केस में करना क्या है, ये इनकम एग्जाम नहीं होगी, ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? If any income or property of the trust or institution is diverted during the previous year in favor of interested person, अगर उसका बेनिफिट, उसके बेनिफिट्स डिराइव जो हो रहे थे वो डाइवर्ट कर दिए किसकी तरफ, इंटरेस्टेड पर्सन की तरफ, तो ऐसे केस में अगेन सेम चीज कि वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ सर्टेन वायलेशंस, अगर वायलेशंस होती हैं तो क्या होता है, सेक्शन 13(10)(11) कह रहा है वेयर द ट्रस्ट इज कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, जिसपे एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। ट्रस्ट कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो कि ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस में आता है, और ट्रस्ट इज नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो वायलेशन है। तो भाई देखो, आप इंसिडेंटल कर सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप ये इंसिडेंटल नहीं है, नॉट इंसिडेंटल, क्योंकि अगर इंसिडेंटल होते तो आप चैरिटेबल एक्टिविटी में ही कंसिडर किए जाते, बट ये इंसिडेंटल नहीं है। तो ट्रस्ट इज नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रस्ट हैज नॉट ऑब्टेन ऑडिट रिपोर्ट, मतलब यार ये, या फिर ट्रस्ट हैज नॉट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या ट्रस्ट ने ऑडिट रिपोर्ट मेंटेन नहीं करी, ऑब्टेन नहीं करी। ट्रस्ट हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम पीरियड अलाउड, जो भी इनका टाइम पीरियड है उस टाइम के अंदर अंदर इनको रिटर्न भर देनी चाहिए। ठीक है जी। तो बच्चों आपने देखा कि अगर आप वायलेशन करते हो तो गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, आपकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। वो वायलेशन क्या है, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो कि इंसिडेंटल नहीं है, जो ट्रस्ट मेंटेन नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं या उन्होंने ऑब्टेन नहीं किया, द ट्रस्ट हैज नॉट फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम विद इन 139(4)(a) विच इज 30th September, अगर वो ये काम नहीं करते हैं, अगर वो ये काम नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में हम आपको आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, उस पर आपसे टैक्स लेंगे। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 40(a)(1)(a), 40(a)(3), 3(a) shall apply as they apply in computing income that PGBP, जैसे PGBP में लगता है, बाकी सब सेक्शन इसमें वही लगते हैं। 40(a)(1)(a) वही टीडीएस काटने वाला है यार, कि भाई टीडीएस काटो, नहीं काटोगे तो 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, वही वाला पॉइंट। 40(a)(3) भी पेमेंट टू वो हो गया ना, पेमेंट टू नहीं, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 बाय वे ऑफ कैश, वही वाला। इज दैट क्लियर? तो ये सब वही पॉइंट्स हैं इसके अंदर।
नाउ इन सिचुएशंस में टैक्स का रेट क्या है दोस्तों? टैक्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, सेक्शन है 115 बीबीआई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्पेसिफाइड इनकम्स ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन वेयर टोटल इनकम ऑफ असेसी बीइंग अ पर्सन रिसीट ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ एनी फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 1023C, यही वही वाली लिस्ट जो है कैटेगरी, और एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रेफर टू सेक्शन 11 includes any income by way of any specified income, the income tax payable shall be an aggregate of specified income पर कितना टैक्स का रेट है? 30%। अब ये स्पेसिफाइड इनकम क्या है नीचे एक्सप्लेन किया है। अदर इनकम पे रेगुलर स्लैब रेट, क्योंकि वैसे तो चैरिटेबल ट्रस्ट पे रेगुलर स्लैब रेट लगता है, बट अगर स्पेसिफाइड इनकम है तो 30% का टैक्स। नाउ ये स्पेसिफाइड इनकम क्या है ये देखो। स्पेसिफाइड इनकम मींस इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट इन एक्सेस ऑफ 15%। अगर आप 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करते हो तो वो जो ज्यादा किया ना, जो ज्यादा जितना ज्यादा किया वो स्पेसिफाइड है, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। इज दैट क्लियर? डीम्ड इनकम रेफर्ड इन एक्सप्लेनेशन 4 टू थर्ड प्रोवाइजो टू 1023C और 11(1)(b और 3 डिफॉल्टिंग रिलेटिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। मतलब ये इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट 1023C के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर या 11(1)(b या 3 उस क्लॉज में जो आपने कंडीशंस नहीं पूरी करी, आपने कुछ गलती करी, उस वायलेशन की वजह से आपकी वो इनकम मानी जाती है और उस इनकम पर क्या लगता है? टैक्स। इज दैट क्लियर? 30%, उसको स्पेसिफाइड इनकम बोलते हैं। एनी इनकम विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1023C, मतलब अगर आप वहां पे एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो, आपको वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिल रही, तो वो इनकम क्या होगी? वो इनकम आपको इस सेक्शन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी और वो लगेगा 30% टैक्स। कह रहा है एनी इनकम विच इज डीम्ड टू बी द इनकम अंडर 21st proviso to section 1023C or which is not excluded from the total income of section 13(1)(c, that is misutilisation of funds for the benefit of specified person। अगर आपने फंड्स को स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज कर लिया है ना, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज कर लिया, मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अगर आपने गलत जगह पे इस्तेमाल कर लिया जो कि आपको करना नहीं चाहिए था, तो ऐसे केस में उस यूटिलाइजेशन को भी हम इनकम मान लेंगे, स्पेसिफाइड इनकम, और उस पर 30% का क्या लगा देंगे? टैक्स। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। नाउ अच्छा, ये ऊपर वाला पॉइंट था इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन नॉन स्पेसिफाइड मोड्स। वही नॉन स्पेसिफाइड मोड्स, मतलब वो जो मोड्स इन्वेस्टमेंट के लिए बताए थे, अगर आपने वहां पे नहीं किया इन्वेस्ट, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और जो अमाउंट है उस पर टैक्स का रेट कितना लग जाएगा? 30%। क्योंकि आप एग्जेम्पशन तो लेकर बैठे हो, बट आपको एग्जेम्पशन मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट मोड, जिस मोड में हम लोगों ने बोला था, वो आपने ऐसे मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कितना लगेगा टैक्स? 30%। कह रहे हैं एनी इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम, यानी इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया। अगर आपने अपने पैसे को कहां अप्लाई कर दिया? आउटसाइड इंडिया, तो भी हम क्या कर देंगे? हम इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे 30%। तो बताओ, सेक्शन नंबर 115 बीबीआई, सेक्शन नंबर 115 बीबीआई, ये कब कब टैक्स लगेगा? जब आप एक्यूमुलेशन 15% से ज्यादा कर दो, जब आपकी इनकम डीम्ड इनकम हो, किस रिलेशन में? कोई एक्यूमुलेशन में आपने कोई डिफॉल्ट किया हो। नंबर 3, अगर आपकी इनकम स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, तो ऐसे केस में उस इनकम को, उस इन्वेस्टमेंट को भी हम इनकम मान लेंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे 30%। और या फिर मिस यूटिलाइजेशन कर दी फंड्स की फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स, या फिर एनी इनकम विच इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम, इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया, जो इनकम आपने यूज कहां कर दिया? बाहर। तो ऐसे केस में ये सब स्पेसिफाइड इनकम्स पे टैक्स का रेट है कितना? 30%। एक बात और याद रहे, नो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस और सेट ऑफ any loss shall be allowed to be assessed under the provision of this act in computing the specified income। स्पेसिफाइड इनकम निकालते वक्त आप कोई सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ये बात क्लियर की गई है। ओके, यहां तक क्लियर है। सेक्शन नंबर 115 बीबीआई। फिर आता है 115 टीडी, टैक्स ऑन एक्रीटेड इनकम। नाउ व्हाट इज एक्रीटेड इनकम? वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर अ स्पेसिफाइड पर्सन कन्वर्टेड इनटू एनी पर्सन व्हिच इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर 12A और 12B और अप्रूवल अंडर सेक्शन दिस, मतलब ना ही वो इस कैटेगरी में आ रहा है, ना वो इस कैटेगरी में आ रहा है, वो किसी भी मतलब कन्वर्ट कर दिया इनटू एनी फॉर्म विच इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई ऐसा पर्सन तो पहले चैरिटेबल ट्रस्ट में था, बट अब वो एलिजिबल नहीं है ट्रस्ट के अंदर, इज दैट क्लियर? एलिजिबल नहीं है ट्रस्ट के अंदर, या फिर वो मर्ज्ड हो गई विद एनी एंटिटी अदर देन एंटिटी विच इज ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन हैविंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऐसे एंटिटी के साथ मर्ज हो गए
जो मर्ज जिसके साथ हुए ना, उसका ऑब्जेक्टिव 12A 12AB या 1023C वाला नहीं है। फेल टू ट्रांसफर अपॉन द डिसोल्यूशन all in its assets to any other specified person within a period of 12 months from the end of the month in which dissolution takes place। अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर अपने सारे एसेट्स को नहीं बेच पाए, डिसॉल्व नहीं कर पाए, फेल टू ट्रांसफर अपॉन द डिसोल्यूशन द ऑल इट्स एसेट्स और स्पेसिफाइड इनकम स्पेसिफाइड पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, आप ये 12 महीने के अंदर आप नहीं कर पाए फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, तो ऐसे केस में इनको हम बोलते हैं एग्जिट प्लान फ्रॉम द ट्रस्ट। एग्जिट प्लान फ्रॉम द ट्रस्ट, ऐसे केस में देन द एक्रीटेड इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन ऑन द स्पेसिफाइड डेट शेल बी चार्जेबल टू टैक्स एट एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज नथिंग बट 30%। कितना टैक्स का रेट है? 30%। इज दैट क्लियर एवरीवन? 30% का जो टैक्स लग जाएगा वो तब लगेगा अगर आप कौन सी इनकम कमाते हो? एक्रीटेड इनकम। मतलब एक्रीटेड इनकम यहां पर बोला जा रहा है जो ट्रस्ट बंद हो रही है, मर्ज हो रही है, किसी कारण वो इनएलिजिबल हो गई है ना, या वो अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रही है 12 महीने के अंदर, ऐसे कुछ कारण से, तो ऐसे केस में उसने जितना भी इनकम कमाया इस पर्टिकुलर ईयर में, तो उस पर एमएमआर लगेगा। क्या लगेगा? एमएमआर। टैक्स पॉइंट, सच टैक्स इज इन एडिशन टू द इनकम टैक्स चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम। तो टोटल इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो अलग है, और ये जो टैक्स लगेगा वो अलग है। स्पेसिफाइड डेट मींस द डेट ऑफ कन्वर्जन और डेट ऑफ मर्जर और डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन, हम लोग बार बार स्पेसिफाइड पर्सन का नाम ले रहे हैं, ये वो फंड है या इंस्टीट्यूशन है या ट्रस्ट है या यूनिवर्सिटी है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, जो इन सेक्शंस में कवर होती है, या फिर वो ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है जो 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड है। मतलब वही है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े, जो सारे ट्रस्ट की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? Accreted income means the amount by which aggregate fair market value of the total assets of the specified person or as on specified date exceeds the total liability of the specified person। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो कुछ एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू 80 करोड़ रुपए है और लाइबिलिटीज है जिनकी वैल्यू सिर्फ 30 करोड़ रुपए है, तो नेट वैल्यू कितनी हुई? 50 करोड़ रुपए को हम एक्रीटेड इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्रीटेड। इस एक्रीटेड इनकम में जितना भी हमने सारा एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना हाथ में, तो उस 50 करोड़ की बात हो रही है, उस 50 करोड़ रुपए। हाउएवर सो मच ऑफ द एक्रीटेड इनकम एज इट इज एट्रीब्यूटेबल टू फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफ एनी रिलेटेड टू सच एसेट शैल बी इग्नोर्ड। मतलब ये इनकम एक्रीटेड इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। फॉलोइंग एसेट्स, ठीक है, वैसे तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो नेट वैल्यू है उसको एक्रीटेड बोल रहे हैं, बट ये वाले जो एसेट्स हैं उनको मना कर दिया। एनी एसेट विच इज एस्टैब्लिश्ड टू हैव बीन डायरेक्टली एक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन आउट ऑफ इट्स इनकम ऑफ द नेचर अंडर सेक्शन 10(1). मतलब एग्रीकल्चर। अगर आपके ट्रस्ट ने एग्रीकल्चर करके आपने कोई इनकम कमाई और उस इनकम से कोई एसेट खरीदा और वो अपने एसेट को क्या किया? बेचा, तो ऐसे केस में उस एक्रीटेड इनकम, उस एसेट की जो इनकम होगी, उस एसेट से जो पैसे आने वाले हैं, उसको हम एक्रीटेड इनकम के अंदर कैटेगराइज नहीं करेंगे। एनी एसेट एक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम डेट ऑफ इट्स क्रिएशन और एस्टैब्लिशमेंट एंड एंडिंग on the date from which registration under section 12AA AB or approval have been effective, if the specified person has not allowed any benefit of section 11, 12 during the said period। कोई भी एसेट जो कि एक्वायर कब किया गया है? स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा रजिस्ट्रेशन होने से पहले लिखना, ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन और एस्टैब्लिशमेंट एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच registration is taken, na, become effective if the specified person has not been allowed any benefit of 11, 12 and 10, 23C during the said period। वो एसेट जिस एसेट को खरीदने पर आपको एग्जेम्पशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो जो एसेट था वो उस पीरियड में खरीदा गया था जब आपने एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया और जब रजिस्ट्रेशन आपकी इफेक्टिव हुई। उस पूरे पीरियड में जितना भी आपने एसेट खरीदा दोस्तों, उस एसेट को की एक्रीटेड इनकम जितनी भी होगी उसको इग्नोर करना है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बस इतना ही याद करना है जो मैंने आपको बताया। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें बता दी हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो मैंने बता दिए। इसके अलावा जो थियोरेटिकल पार्ट है, वो थियोरेटिकल पार्ट जो आ सकता है वो ये वाले केस स्टडीज हैं, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आए भी हैं। अगर मैं देखूं ना तो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्रेडिटेड इनकम पता होनी चाहिए,
इस पर टैक्स का रेट क्या होता है, स्पेसिफाइड इनकम पे क्या होता है और अदर इनकम पे क्या होता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर के ऊपर कई बार आया, एग्जेम्पशन फॉरफीचर के ऊपर आया, ठीक है, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रस्ट, इनके ऊपर पूरा आ चुका है। विड्रॉल फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मोड 11.5 के कुछ आपको पता होने चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और हम लोग जैसे क्वेश्चन हमने किए प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिकल पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट दोस्तों, हम अगले चैप्टर में मिलते हैं और अगला चैप्टर हमारा होगा इनकम फ्रॉम म्यूचुअल एसोसिएशन। आपको दिख रहा है म्यूचुअल एसोसिएशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल एसोसिएशन, ये वाला चैप्टर हमारा म्यूचुअल एसोसिएशन वाला अगली क्लास में होगा, ठीक है। एक ही क्लास लगेगी म्यूचुअल एसोसिएशन की। थैंक यू, बाय बाय।